तो चलो देखो 6 चैप्टर क्या है, ट्रायंगल। चैप्टर 6 ट्रायंगल। देखो आज से शुरू करते हैं 6 चैप्टर ट्रायंगल। तो चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल में पढ़ना क्या है, ट्रायंगल्स। यहाँ पे पहली थ्योरम इसकी है थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे जैसे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल ABC में यदि BC के पैरेलल कोई लाइन हम खींच दें तो रिमेंस टू साइड को जहाँ काटेगी, मान लेते हैं D और E पर काटती है, ये DE जो कि BC के पैरेलल है, तो AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है, तो AD और DB का जो रेशियो होगा वही AC और EC का रेशियो होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो AD इज इक्वल टू 5 है और DB इज इक्वल टू 10 है और AE इज इक्वल टू 4 है और EC इज इक्वल टू क्या है 8 है, तो ये रेशियो देखो 5/10 किसका आया रेशियो, AD/DB का 5/10 और AE/EC का रेशियो आएगा 4/8। 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका रेशियो 1/2 है। AD/DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो 1/2 है, तो AE और EC का रेशियो भी क्या है 1/2 है। जबकि ये इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है और ये साइड भी इस साइड के इक्वल नहीं है, लेकिन रेशियो क्या है, AD और DB का रेशियो AE और EC का रेशियो जो है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल इस प्रकार का भी हम लें कि ABC इस प्रकार से है और अभी हम क्या किए कि BC के पैरेलल एक लाइन खींचे, हम AC के पैरेलल भी लाइन खींच सकते हैं। तो AC के पैरेलल लाइन जब खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को कहीं ना कहीं काटेगी लाइन, जो पैरेलल लाइन होगी, तो वे ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल ABC है और हम AB के पैरेलल एक लाइन खींच दें, तो AB के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो BC और AC को कहीं ना कहीं काटेंगी, तो वे मान लेते हैं वे पॉइंट D और E हैं, तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वे लाइन रिमेंस टू साइड को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्या बोले, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन जब खींचेंगे तो वह लाइन रिमेंस टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचेंगे तो वह लाइन रिमेंस टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात। सब कोई बोल लोगे, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे लाइन वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बोलो, यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वह लाइन रिमेंस टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। अर्थात ये हुआ कि ट्रायंगल ABC में यदि BC के पैरेलल DE हो तो BC और AC के रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात। सब कोई बोल लोगे, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे लाइन वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात। सबको बोल लोगे, किसी ट्रायंगल ABC में यदि BC के पैरेलल DE हो
तो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC प्रूफ करना है। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC प्रूफ करना है, जबकि DE क्या है, BC के पैरेलल है। तो ट्रायंगल ABC में यदि BC के पैरेलल कोई लाइन खींच दें तो वह AB और AC को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। बोलो स्टेटमेंट। किसी ट्रायंगल के किसी लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचते हैं तो रिमेन्स जो लाइन बचती है उनके किसी पॉइंट पे जो कट करती है वो लाइन, तो वो पॉइंट उन दोनों लाइंस को इक्वल डिस्टेंस में। हाँ, इक्वल डिस्टेंस में नहीं, वे दोनों पॉइंट दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप बोलो। आप होम हाँ, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वे लाइन क्या करेगी, दो साइड को कहीं ना कहीं काटेगी। जहाँ पे काटेगी तो वे पॉइंट मिलेंगे जहाँ काटेगी, तो कटान बिंदु मिल गए D और E मान लो। तो ये पॉइंट D क्या करेगा और E क्या करेगा, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी AD अपान DB की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू AE अपान EC की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, बोलो आप। एक ट्रायंगल है और उसमें एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें, और जो उसका दो साइड को कहीं ना कहीं वो लाइन काटेगी, और जहाँ काटेगी वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप बोलो। किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड का है बोल रहे हो। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन यदि खींचेंगे तो निश्चित रूप से वह लाइन रिमेन्स टू साइड को काटेगी कहीं ना कहीं, और जहाँ पे काटेगी तो वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अब स्टेटमेंट ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, to intersect the other two side in different points, the other two side are divide in the same ratio, ये इसका स्टेटमेंट। ठीक है ना, अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं। तो बात समझ में आई। कोई ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल की कोई एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दो। अब यहाँ पे देखो, ध्यान इस बात को रखना है कि जैसे ट्रायंगल ABC तो आप बना दिए, अब हम बोले हैं कि एक साइड के पैरेलल लाइन कोई खींचो, तो पैरेलल लाइन इधर ना खींच देना कि कटवाई ना करे लाइन को। ठीक है, उस साइड खींचना है पैरेलल लाइन ताकि रिमेन्स टू साइड को काटे। कहोगे BC की पैरेलल ये भी है। ठीक है, तो इसको जब बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं काटेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे इसके ए बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दी है डी ई। तो डी ई क्या करती है, ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, गिवन, शुरुआत में क्या लिखते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट साइड ए बी एट डी एंड साइड ए सी एट ई सच दैट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो टू प्रूफ, ये गिवन है ना। अब लिखो टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है कि डी ई बी सी के पैरेलल लाइन है जो ए बी को डी पर काटती है, ए सी को ई पर काटती है। तो आपको प्रूफ करना है ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुनो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं DL, और E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं EF, ये कंस्ट्रक्शन में होगा, है ना, EF ज्वाइन CD और BE। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा, क्या, DL परपेंडिकुलर ऑन AE और EF, ये परपेंडिकुलर का साइन है, EF परपेंडिकुलर ऑन AD ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD, B और E को और C और D को मिलाया। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DL परपेंडिकुलर खींचे हैं किस पर, AE पर, EF परपेंडिकुलर खींचे हैं AD पर। ठीक है, B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिए। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो प्रूफ उपपत्ति, प्रमाण, रीजन। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सुनो, अब अच्छे सुनना, यहाँ पे इसी में है रीढ़ की हड्डी, समझना जो है। ठीक है, मेन चीज़, तो क्या प्रूफ करना है आपको, AD अपान DB और AE अपान EC प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल लेते हैं ADE और DBE। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें AD भी आ जाए और DB भी आ जाए, तो AD आएगी ट्रायंगल ADE में और DB आएगा ट्रायंगल DBE में। तो AD अपॉन DB लाने के लिए हम उस ट्रायंगल पर विचार करेंगे जिस ट्रायंगल की साइड AD हो और जिस ट्रायंगल की साइड DB हो। तो जिस ट्रायंगल की साइड AD है उस ट्रायंगल का नाम है ADE और जिस ट्रायंगल की साइड DB है उस ट्रायंगल का नाम है DBE। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल पर हम विचार करते हैं।
ठीक है, दोनों के एरिया पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और नीचे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBE, D और B और E। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला बचपन से पढ़ते चले आए हो क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, पढ़े हो? 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अपनी बुद्धि ने लगा के काट, 1/2 भी काट दिए, बेस काट दिए, हाइट काट दिए, 1 लिख दिए। ऐसा ना कर देना ठीक है, सेम टर्म में तो कट गया। वो इस ट्रायंगल का बेस है और इस ट्रायंगल की हाइट है, और इस ट्रायंगल का ये बेस है और ये इस ट्रायंगल की हाइट है। दोनों सेम ट्रायंगल की बेस हाइट नहीं है कि काट दोगे, अलग अलग ट्रायंगल की बेस और हाइट हैं। तो अलग अलग ट्रायंगल की बेस और हाइट की लेंथ सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। सर ये राइट ट्रायंगल थोड़ी है। तो राइट ट्रायंगल कहाँ लिखें? राइट ट्रायंगल का कौन बोल दिया कि आपको राइट ट्रायंगल का फार्मूला है? हम ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के ABC और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए AD, तो इसका एरिया का लिख सकते हो 1/2 बेस BC इंटू परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर खींचा गया है, इसका एरिया भी यही होता है 1/2 BC इंटू AD होता है राइट ट्रायंगल का वैसे। परंतु बेस कहीं से भी घिरा, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल इस प्रकार का है, इसमें आपको परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इसको बढ़ाते हैं कुछ और फिर परपेंडिकुलर खींच दिए क्या, ये ट्रायंगल का नाम है ABC इसका, लेकिन हम CD परपेंडिकुलर खींच दिए, तो बेस का काम कौन करेगा? AB। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB इंटू AD लिख सकते हो, CD हाइट मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? हाइट। और इसका बेस क्या है? AB, और ये इसकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप जानते थे, अभी बहुत सारी चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, जो आप जानते थे अब आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना, नई चीज़ सीखोगे आगे चल के, है ना। जैसे अभी तक तो ये जानते थे कि राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब ऐसे पहली बार जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा तो 11वीं क्लास में बोला कि वे सर बोले कि 0/0 इन्फिनिटी होता है, मैं कहा नहीं हो सकता, 1 होगा। फिर वहाँ बोर्ड में मैं चला गया और वहाँ बताने भी लगा कि 3/3 काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 4/4 काटेंगे तो 1 आएगा, तो 0/0 काटेंगे तो 1 आएगा। तो हमको कहाँ तक पता था? 11वीं क्लास में गए तो 11वीं तक ना पता था, BSc में से थोड़ी हम पढ़े थे। तो अपना नियम लगा दिए कि 0/0 काटेंगे तो 1 आएगा, जबकि नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है। अब आज जानते हैं, पहले नहीं जानते थे कि 0/0 क्या है? नॉन डिफाइंड क्वांटिटी है, परिभाषित नहीं है 0/0, ठीक है। लेकिन लगता ना है कि ऐसे ऐसे कर देंगे। जैसे आप लोग अभी तक जानते होंगे कोई चीज़ लेफ्ट साइड लेकर चलो तो राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हो, राइट हैंड साइड लेकर चलो तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हो, ये मान सकते हो। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं प्रूव की जा सकती। अब किसी को 0 प्रूव करना तो 0 लेकर चलोगे और प्रूव कर दोगे वे, हैं? देखो आगे, तो यहाँ पे किसी ट्रायंगल, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी राइट ट्रायंगल का एरिया ही 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल को हम बना दें और उस ट्रायंगल के लिए हाइट खींच दो, किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींच दो तो हाइट बन जाएगी। अब जैसे मान लो कोई ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की बात करते हो ऐसे बना है मान लो ट्रायंगल, अब इसमें कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींच दिए तो बेस ये हो जाएगा पूरा यह। अब ट्रायंगल मान लो इस टाइप का बना है ऐसे, अब कौन हाइट होगी? तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो तो बेस ये पूरी साइड होगी, ये हाइट हो जाएगी। एक तरीका ये है कि यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, इसको बढ़ाओ तो ये क्या हो गया? हाइट, और ये हो गई बेस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें तो दिख तो रहा है, ये ट्रायंगल के लिए क्या करोगे? हाइट यहाँ से खींचना ना पड़ेगा हाइट के लिए, इसीलिए तो ये खींचा गया है। ड्रा EF परपेंडिकुलर है, हाइट तब कहलाएगी जब वो परपेंडिकुलर हो। कोई कहे कि छत की ऊंचाई क्या है, तो आप ऐसे तिरछा थोड़ी नापोगे, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर नापोगे तो यहाँ पे हाइट के लिए क्या है?
हाइट है इसीलिए तो परपेंडिकुलर खींचा गया यहाँ से, ताकि ये इसको हम बेस के रूप में यूज करें तो इस बेस के करेस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, तो बेस के करेस्पॉन्डिंग हाइट के लिए इस BD को बढ़ाने पर जो लाइन आएगी उस पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, तब हाइट मिल पाएगी, है ना। इसीलिए हम क्या किए थे पहले से, ड्रा EF परपेंडिकुलर ऑन AD, और जो AD पर परपेंडिकुलर है वे क्या है, BA पर भी परपेंडिकुलर माना जाएगा, ठीक है ना। उसी साइड में तो है, AD में DB भी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जब एरिया लिखेंगे, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो 1/2, देखो बेस क्या है इसका, कौन लिखे हैं पहले, ADE ना, ADE, तो बेस इसका AD है। अब देखो AD, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सुनो अच्छे से, ट्रायंगल ADE की बात जब कर रहे हैं तो ट्रायंगल ADE का परपेंडिकुलर क्या होगा, EF। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचे ना हैं, तो जब ये परपेंडिकुलर खींचे हैं तो जिस पर खींचे हैं वो बेस कहलाएगा। तो खींचे किस पे हैं, AD में, तो बेस कहलाएगा। हाइट क्या होगी, EF, हाइट क्या होगी, EF। तो 1/2 हाइट, तो बेस तो हो गया AD, क्योंकि AD में परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो AD हो गया बेस, और परपेंडिकुलर होगा क्या, हाइट क्या होगी, EF, क्या होगी, EF। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, EF, और यहाँ पे 1/2 बेस। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद तो ये है कि AD/DB लाना, ठीक है। तो AD का यूज तो यहाँ कर चुके ऊपर, नीचे DB का भी यूज करना है, कन्फर्म है, क्योंकि हम AD/DB लाना ही चाहते हैं, ठीक है। तो DB तो ले लेंगे, तो DB जिस ट्रायंगल का बेस हो उसकी हाइट क्या होगी, अब ये DB है, तो DB ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का जब हम बेस DB लेंगे तो DB को पर कोई परपेंडिकुलर लाइन जो खींची जाएगी वे हाइट कहलाएगी। तो DB लाइन में परपेंडिकुलर कौन खींचा गया है, EF खींचा गया है, क्योंकि इसी को तो बढ़ाओगे तो मिलेगी। ये DB इतनी बड़ी लाइन थोड़ी है, 15 किलोमीटर ऊपर खींच दो, नीचे खींच दो, वे भी DB कहलाएगा, ठीक है ना। DB लाइन को आगे बढ़ा भी दो पूरा 10-15 किलोमीटर, नीचे भी बढ़ा दो, वे सब DB कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि DB में ना परपेंडिकुलर ये खींचा गया है, कौन, EF। तो जिस ट्रायंगल का बेस DB है उसकी हाइट क्या होगी, EF। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DB इंटू हाइट EF, ठीक है। अब देखो EF दोनों में है तो कट गया, और 1/2 दोनों में है तो कट गया, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो दिख रहा है वो कि नहीं, हाँ, तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, आ गया क्या, AD अपॉन DB। और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इतना प्रूव करने में हम कामयाब हुए अभी। अब डायग्राम फिर से मिटा दिए यार, ये तो बहुत बड़ी गलती की है, फिर से बनाना पड़ेगा वही चीज़। तो बन गया मेरा, आप लोग बना लो जल्दी से, सात लोग तो बने होगा। ये D है, ये D EF है ना, ये क्या है, DL, इसको मिला दिए, ठीक है। सुनो, अब अभी हमको लाना था AD/DB, तो हम वे ट्रायंगल लिए जिसमें AD शामिल हो और DB शामिल हो। अब हमें लाना क्या है, AE/EC लाना है।
तो ए ई अपान ई सी लाने के लिए उस ट्रायंगल को शामिल करना होगा जिस ट्रायंगल की साइड ए ई हो। तो ट्रायंगल ए ई की साइड क्या है, ए ई डी, ए ई डी। और फिर क्या है, जिसकी साइड क्या हो, ई सी हो। तो यहाँ देखो ई सी डी, ई सी डी। तो हम किस पर विचार करेंगे अब, अगेन क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई 80 और ये डी, ई सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ए ई, जिसका बेस ए ई हो उसकी हाइट क्या होगी, ए ई में जो परपेंडिकुलर खींचा गया हो। तो ए ई में परपेंडिकुलर क्या खींचा गया है, कंस्ट्रक्शन में डी एल लिखा ना गया है, ड्रा डी एल परपेंडिकुलर ऑन ए ई, लिखे हैं कहीं पे, लिखा है डी एल परपेंडिकुलर ऑन ए ई। तो ए ई में परपेंडिकुलर खींचा कौन गया है, डी एल। तो डी एल क्या होगी, ये हाइट, अब बेस क्या होगा, ए ई। तो जिस ट्रायंगल का बेस ए ई है उसकी हाइट क्या है, डी एल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एल, ये 1/2। अब यहाँ पे बेस का किसका उपयोग करोगे, ई सी। तो ई सी जब बेस का उपयोग करोगे तो ई सी साइड में कौन परपेंडिकुलर खींचा गया है, डी एल ही है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ई सी इंटू डी एल। अब डी एल देखो दोनों में है, 1/2 दोनों में है। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। तो क्या आ गया, ए ई अपान ई सी, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। ए डी अपान डी बी ये आ गया, यहाँ ए ई अपान ई सी। हमारा मकसद ये है कि ये इसके बराबर प्रूव कर दें, अर्थात इसको इसके बराबर प्रूव करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, यदि ये कहने के लिए आपके पास तर्क आ गया, रीजन आ गया, तो आप कह सकते हो कि जब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि ये इसके इक्वल कैसे है। तो ये इसके इक्वल तभी होगा जब इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल हो, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल। यदि हम मान लो इसको कहें कि ये इसका मान 20/30 है, तो इसका मान भी यदि 20/30 रहेगा तभी ना दोनों बराबर हो पाएंगे। अब देखो कैसे कह सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल है। तो देखो ए डी ई, देखो डायग्राम में ए डी ई कहो चाहे ए ई डी कहो, एक ही चीज़। इसके न्यूमरेटर में यूज हुआ है ए डी ई, देखो ए डी ई, इसके न्यूमरेटर में यूज हुआ है ए ई डी, ए ई डी। ये तो दोनों एक ही ट्रायंगल है, लिखने का तरीका अलग अलग है। इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर की इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ए डी ई लिखा है और यहाँ लिखा है ए ई डी, है ट्रायंगल वही। तो यदि ट्रायंगल ए डी ई का एरिया 25 सेंटीमीटर है तो ए ई डी का एरिया भी 25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। अब दूसरी चीज़, 9वीं क्लास में आप पहुँचो। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ ई सी डी। ये देखो दो ट्रायंगल, पिछले साल आप पढ़े थे, एक ही बेस में जितने ट्रायंगल बनेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच, 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे। जैसे मान लो ये है दो पैरेलल लाइन के बीच में ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में यदि दो ट्रायंगल बना दिए जाएं जिनका बेस सेम हो, एक ये है और इसका बेस ये है, और एक ट्रायंगल और बना दिया गया मान लो ये, ठीक है। तो इस बेस पर ये ट्रायंगल भी है और इस बेस पर ये ट्रायंगल भी है। ये देखो इसी बेस पर, इस बेस पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, इसी बेस पर ये ट्रायंगल भी बना है और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है,
एक ही इसी लाइन पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, इसी लाइन में ये ट्रायंगल भी बना है, तो इसका मतलब ये कॉमन साइड हुई कि नहीं हुई, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है, कॉमन साइड हुई। और ये दो पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, तो दोनों का एरिया सेम होता है, पिछले साल थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। सेम बेस दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सेम बेस पर दो ट्रायंगल यदि बने हैं तो उनका एरिया क्या होता है, सेम, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक। तो क्या बोले कि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच के जो जितने ट्रायंगल बने होंगे उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब इसी बेस में, बेस DE में ये ट्रायंगल भी बना हुआ है और इसी बेस में ये ट्रायंगल बना हुआ है कि नहीं, और ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, ठीक है। ये कन्फर्म ना है कि DE पैरेलल है BC के, और इन दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस में दो ट्रायंगल बने हुए हैं, कौन कौन, DBE इसी बेस में बना हुआ है, और यहाँ पे देखो ECD इसी बेस में बना हुआ है, अर्थात ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी शामिल है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी शामिल है कि नहीं, कॉमन साइड है, DE कॉमन साइड है, और दोनों ये दो जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है, यानी कहने का मतलब दो सेम पैरेलल लाइन, यदि BC और DE पैरेलल लाइन के बीच दोनों ट्रायंगल कंटेन हैं और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, एक ही है, ऐसे इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। 9th क्लास में थ्योरम प्रूफ की गई थी, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस में कंटेन दो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे इसलिए इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल हुआ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, DBE, देखो DBE ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है ये, और नीचे इसमें क्या है, ECD, तो यहाँ पे ECD, तो देखो ECD में भी ये साइड शामिल है, ECD बोलोगे तो ये ट्रायंगल साइड आती है कि नहीं, और जब बोलोगे DBE तब भी ये साइड आती है, ठीक है। तो कॉमन साइड है और दो सेम पैरेलल लाइन के बीच दोनों ट्रायंगल कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल हुआ, तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल हुआ क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल हुआ क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए इससे ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्वल हुआ, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ। जब इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ तो इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड भी इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन में क्या प्रूव हो जाएगा, AD/DB = AE/BC, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे बट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख दें, इसका न्यूमरेटर में क्या लिखें, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख दें, AED, ADE AED, अरे इसको इक्वल बोलो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, सेम ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम इक्वेशन क्या लिख लो, थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन = एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, बोथ ट्रायंगल are contain in same base and same parallel line, same parallel line,
ठीक है, तो इसका नाम होगा इक्वेशन 4। जब थर्ड 4 के इक्वल हुआ तो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, DBE। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, AED अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ECD। ये हुआ, डिवाइड करने से ये आ गया। अब इसके स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे AD अपान DB, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AE अपान EC। तो यहाँ पे लिख दो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से वैल्यू ये रख दे, इसकी वैल्यू AD अपान DB है, इसकी वैल्यू AE अपान EC है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचते हैं तो वह साइड रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचते हैं तो वह लाइन रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वे पॉइंट उन दोनों साइड को क्या करते हैं, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। लिख लिए।